हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं जिससे आप भूलो ना। तो दोस्तों अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में नासा ने आर्टेमिस मिशन अपना लॉन्च कर दिया है। ये एक मॉड्यूल टाइप का होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें इस बार कोई भी मानव नहीं गया है। COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है भारत ने। और वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत इसी रैंकिंग में 10वें पर था। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का आयोजन भारत में भी किया गया। ये नौसेना के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा स्पेनिश जो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं कार्लोस सौरा, इनको 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। MS धोनी को दोस्तों नावी टेक्नोलॉजी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और व्हाट्सएप कंपनी के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया है। जॉर्ज रसेल ये 2022 का ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह अभी हाल में 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया गया। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि आपने पढ़ा कल की वीडियो से। अब देखते हैं आज का शानदार करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 17 नवंबर को मनाया गया? तो 17 नवंबर को दोस्तों दो इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया। एक तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, एक राष्ट्रीय मृगी दिवस। तो ये दो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 17 नवंबर को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों नेशनल एपिलेप्सी डे जो होता है ये मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मस्तिष्क का एक रोग होता है, जैसे ये अल्जाइमर होता है ना रोग, अल्जाइमर होता है जो भूलने वाली बीमारी होती है। ये भी मस्तिष्क का ही रोग है। ऐसे ही मिर्गी भी मस्तिष्क का ही रोग है, हालांकि इसमें दौरा टाइप का पड़ता है, ठीक है। तो ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। भारत में अगर अभी तक एक डाटा के अनुसार बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं मिर्गी के दौरे से जूझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस ये प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे और वर्ल्ड स्टूडेंट डे दोनों अलग अलग है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है ना, स्टूडेंट्स डे, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो विश्व छात्र दिवस होता है, ठीक है, 15 अक्टूबर वाला। ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है 17 नवंबर को जो मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण दूसरा है। इसके पीछे का कारण यह है कि चेकोस्लोवाकिया में दोस्तों जर्मनी ने जब कब्जा कर लिया था तो कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद क्या हुआ कि प्राग यूनिवर्सिटी जो वहां पर है ना 1939 में, वहां पर नाजियों ने हमला कर दिया था। तो उसकी वर्षगांठ की याद में यह दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। वैसे अंतरराष्ट्रीय और विश्व दोनों में क्या अंतर है, क्या आपको पता है कि जब हम बात करते हैं विश्व की तो विश्व किसे कहते हैं, जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय की तब अंतरराष्ट्रीय की बात क्या होती है? देखो अंतरराष्ट्रीय मतलब ना कि आप एक देश से किसी दूसरे देश के अंतर्गत चले जाओ, मतलब कि किसी एक से ज्यादा देश की बात कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो वो हुआ अंतरराष्ट्रीय। अब एक से ज्यादा में हो सकता है 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो या 50 देश की बात हो। लेकिन विश्व की जब बात आती है ना तो मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी पर जितने भी देश हैं ना सबकी बात हो रही हो, ठीक है। तो इसीलिए विश्व की अगर बात हो तो आप समझेंगे पूरी की पूरी जितने कंट्रीज हैं सभी की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मतलब मैक्सिमम कंट्रीज की बात हो रही है या फिर कई कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। आगे वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास आ चुकी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, G20 काफी ज्यादा चर्चे में रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। कारण ये है कि G20 समिट दोस्तों काफी दिनों से इंतजार भी था सबका इसको। ये 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया और काफी इंतजार के बाद इसमें, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के ऐसे ऐसे देश शामिल थे जो आपस में भी दुश्मन है वर्तमान में, जैसे कि रसिया की बात करें तो रसिया है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर शामिल होंगी, अमेरिका शामिल होगा, लेकिन रसिया नहीं आया। अमेरिका वगैरह आए, बाकी देश आए, लेकिन रसिया नहीं आया। फिलहाल कोई बात नहीं,
यहाँ पर दोस्तों मीटिंग हुई 15 और 16 नवंबर को। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में ये हुआ। 17वां इस बार का संस्करण था। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखो 1 मिनट की। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 2023 तक हम लोग अध्यक्षता करने वाले हैं G20 का। इस 1 मिनट की वीडियो में मैं आपको G20 2022 के उन सभी पॉइंट्स को बताने वाला हूं जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों G20 2022 का 17वां संस्करण था जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। 15 और 16 नवंबर 2022 को आयोजित हुए इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। दोस्तों G20 एक अनौपचारिक संगठन है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 मेंबरशिप इंडस्ट्रीज और ग्रोइंग इकोनॉमी के मिश्रण से बनी हुई है। दुनिया भर की आबादी का 2/3 से ज्यादा वैश्विक जीडीपी जो है वो G20 का हिस्सा है। ऐसे में इस समिट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। भारत में कुछ मीटिंग्स दिल्ली में होंगी, कुछ मीटिंग्स जम्मू और कश्मीर में भी कराई जाएंगी। इसको लेकर के कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो फाइनली मोटा मोटा तो आपने जान ही लिया है। G20 समिट जो होगा ये सितंबर 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने भारत को सौंपा है G20 की अध्यक्षता, क्योंकि जोको विडोडो इस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा, भारत में कब होगा? 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। नई दिल्ली में मेन आयोजन होगा, लेकिन कुछ मीटिंग्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी कराई जाएंगी और इसको लेकर के ही पाकिस्तान ने विरोध किया हुआ था। तो 18वां संस्करण होगा जो 2023 में होगा। भारत जिसकी अध्यक्षता करेगा। भारत पहली बार अध्यक्षता करने जा रहा है। आगे, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार युद्ध अभ्यास फाइनली ये आयोजित हो रहा है दोस्तों, और ये इस बार जापान में आयोजित हो रहा है। 26वां इस बार का संस्करण है मालाबार युद्ध अभ्यास का। मालाबार दोस्तों ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज की जब भी बात आए तो आप समझिएगा भारत की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। 4 देश मिलकर के पहला वाला क्वाड बनाए थे। ठीक है, वैसे क्वाड तो कई बने उसके बाद, लेकिन इन चारों का जो क्वाड है ये सबसे पहले बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इनके बीच में एक अभ्यास होता है मालाबार एक्सरसाइज। बहुत ही बड़ा अभ्यास होता है, नौसेना का अभ्यास होता है। तो ये अभी हाल ही में जापान में शुरू हुआ। जापान इसकी मेजबानी कर रहा है। जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ है। 26वां संस्करण था इसका। ठीक है, भारत की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से 2 वारशिप गई हुई थी, आईएनएस शिवलिंग और आईएनएस कमोटा। याद रखिएगा ये वारशिप भी पूछ ली जाती हैं। कई एग्जाम मैंने देखे हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि कौन गया था भारत की तरफ से हिस्सा लेने, भारत की कौन सा युद्धपोत गए हुए थे। तो याद रखिएगा। ठीक है, 1992 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी मालाबार अभ्यास की। हालांकि तब भारत और अमेरिका के बीच में होता था। आगे चल करके जापान को भी ऐड कर लिया गया और रिसेंटली कुछ वर्ष पहले ही ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ गया। तो इस प्रकार से क्वाड कंट्रीज वाला जितने भी कंट्रीज है ना सब इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ। कुछ दिन पहले ही अभी जिमेक्स हुआ था। जिमेक्स जो है ये जापान और इंडिया के बीच में होता है मैरीटाइम एक्सरसाइज। ऐसे ही भारत और अमेरिका के बीच में अभी 4 एक्सरसाइज हुई इस साल। कौन कौन सी हुई? एक तो हुआ वज्र प्रहार, एक तो हुआ युद्ध अभ्यास, एक हुआ टाइगर ट्रम्प और एक अभ्यास 01 2022 हुआ। ये 4 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत के बीच में भी एक होता है असेंडेक्स। असेंडेक्स होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो जापान वाला भी आप जान ही लिए हो। आगे, अच्छा एक चीज और मैं आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूंगा। नवंबर मंथ की वीडियो आ चुकी है, इसको जाओ देखो सभी लोग। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हो, वीडियो आ जाती है लेकिन जाकर देखते नहीं हो। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, 1 घंटे की वीडियो है, पूरा डिटेल कंटेंट है। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख को सब कुछ कवर करा दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लीजिएगा। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है ना वो नैनीताल में था अभी तक। अब नैनीताल से हटा करके वो हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी भी एक जिला है, कहाँ का? उत्तराखंड का। तो नैनीताल से अब हाईकोर्ट जो वहां का है उत्तराखंड हाईकोर्ट वो जाएगा हल्द्वानी में। यहाँ पे आप आर्टिकल देख पाओगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट टू शिफ्ट फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी। ये वहां के मंत्रिमंडल ने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो अस्तित्व है वो 2000 में आया था, क्योंकि 2000 में ही 9 नवंबर को 2000 में ही क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था उत्तरांचल, 9 नवंबर सन 2000 में।
अब उत्तरांचल का ही आगे नाम बदल करके 2007 में किया गया उत्तराखंड। एक एक पॉइंट जो मैं बताऊं उसको याद रखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कहीं से भी। भारत में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 25। 25वां वाला कहां पर है? अमरावती हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का। हाई कोर्ट सबसे बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा वाला हाई कोर्ट दोस्तों है इलाहाबाद हाई कोर्ट। वैसे ये सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है दुनिया में, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी 2 खंडपीठ है, ठीक है ना, याद रखना आपको। अच्छा, अब हाई कोर्ट की बात आ रही है। हाई कोर्ट को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 214 से लेकर के ना, 2014 हो गया, 214 से लेकर के 231 तक भारतीय संविधान में हाई कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 217 आपको मिलेगा। अनुच्छेद 217 में बीच में कहा गया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श के आधार पर, राज्यपाल और बाकी न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके परामर्श के आधार पर की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस का। अगला, विश्व दर्शन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखो इस बार का विश्व दर्शन दिवस जो है ना, ये 17 नवंबर को मनाया गया। विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसफी डे। तो प्रत्येक वर्ष फिलोसफी के बारे में, महत्व के बारे में बताने के लिए, दुनिया भर को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब मनाया जाता है? ये नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस बार ये पड़ा था 17 नवंबर को। इस वजह से 17 नवंबर को एक दिवस मनाते हैं। इसके तहत दार्शनिक विश्लेषण, रिसर्च, प्रमुख समकालीन मुद्दों के अध्ययन, इनके सबके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। इस बार की थीम है ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य का मानव। इसकी शुरुआत सन 2002 में करी गई थी यूनेस्को के द्वारा। वैसे यूनेस्को जो आया है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी जारी करता है, हेरिटेज साइट की लिस्ट भी रखता है। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के टोटल 40 स्थान है। 39वां रामप्पा मंदिर और 40वां बना था क्या? धौलावीरा। ठीक है, अच्छा, यूनेस्को आ गया है, इसके बारे में भी जानो। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस में, और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर। और स्थापना इसकी हुई थी 1945 में 16 नवंबर को, और अभी इसका 16 नवंबर को स्थापना दिवस भी मनाया गया था। अच्छा, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस बोले तो फ्रांस, और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमें हिस्सा लेंगी? तो कतर में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, यानी 20 नवंबर बोले तो परसों से। तो परसों से शुरू होकर के ये 18 दिसंबर तक चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है फीफा विश्व कप। इस बार इसमें 32 देशों की टीमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 20 नवंबर 2022 से शुरू होगा और 18 दिसंबर तक ये चलेगा फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा, अब की बार तो 32 देश हिस्सा ले रहे हैं, अगली बार तो 48 देश हिस्सा लेंगे फीफा वर्ल्ड कप में। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सारा कुछ मैं आपके लिए यहाँ पर ले आया हूँ। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कतर में। कब से कब तक? 20 नवंबर से 18 दिसंबर। मस्कट क्या रखा गया है? लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गेंद का नाम भी पूछा जाएगा आपसे। अल रिहाला रखा गया है। गेंद का नाम क्या है? अल रिहाला, जिसका हिंदी अर्थ होता है यात्रा। ये अरबी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अरबी में लिखा गया है, ठीक है ना। हिंदी में अर्थ होता है यात्रा। अच्छा, इसको बनाया किसने है? बनाया किसने है? गेंद को बनाया किसने है? तो एडिडास ने बनाया है। किसने? एडिडास ने बनाया है। और एडिडास फीफा वर्ल्ड कप की 14 बार ये बॉल बना चुका है। 14वीं बार ये इस बार बॉल बनाया है अल रिहाला नाम की। 32 टीमें खेलेंगी। 22वां इस बार का संस्करण होगा। स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर है बायजूस। वैसे बायजूस ने अभी ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया लियोनल मेसी को। ये भी आप याद रखेंगे, लियोनल मेसी को अपना इन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ, जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये तो हुआ टाइटल स्पॉन्सर। अगर आपसे पूछा जाए पिछली विजेता कौन है, या कहें करंट चैंपियन कौन है, तो पिछली बार की विजेता अगर पूछा जाए तब आप बता देंगे दोस्तों, पिछली बार फ्रांस ने जीता था। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता हुआ था। और कहाँ आयोजन हुआ था? आयोजन हुआ था मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में हुआ था आयोजन।
ठीक है। अगला संस्करण कहां पर होगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह मिलकर के होगा, या कि मोटा मोटा कहें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होगा। क्लियर है ना? अगला संस्करण जो होगा, जो कि कौन सा होगा? ये होगा 23वां वाला। आगे बढ़ते हैं। इतने इससे बाहर आपसे फीफा से नहीं पूछा जाएगा, अगर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगला, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा भारत। भारत दोस्तों चाइना को सरपास करने वाला है बहुत जल्द। 2023 में ही भारत चाइना को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट जारी करी हुई है। अभी इसके बारे में 2 दिन पहले भी मैंने चर्चा की हुई थी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया था उन्होंने कि 15 नवंबर 2022 को ही, अभी जो कुछ दिन पहले ही दिन बीता, पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई है। 8 बिलियन को क्रॉस कर गई है, यानी कि 8 अरब की आबादी वाला विश्व हो गया है अपना। ठीक है। अब इसमें इन्होंने इसी रिपोर्ट में, जो कि ये रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, इसी रिपोर्ट में इन्होंने आगे बताया था कि 2023 में दुनिया के सबसे आबादी वाले देश के रूप में चाइना को पीछे करके भारत आ जाएगा टॉप पर। इसने ये भी बताया कि भारत 2050 तक 1.668 बिलियन पॉपुलेशन वाला देश होगा। 1 अरब 60 करोड़ 68 लाख की आबादी वाले देश हो जाएंगे हम लोग। ठीक है। और जबकि चाइना 1.3 बिलियन हो जाएगा, मतलब चाइना की घटेगी पॉपुलेशन। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022। सीजीएल का बैच, सीजीएल बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल का इस बैच में आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, आपको मिलेगा करंट अफेयर टॉपिक वाइज और जीएस का पूरा कंप्लीट बैच। तो ये सारी की सारी चीजें आप मात्र 249 में 50% डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हो। 499 वाला 249 किया गया है। कूपन कोड में आपको लिख देना है MZT50, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर लेना अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो। आगे, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में भारतीय कौन सा शहर शामिल है? तो अभी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में ना जो सबसे बड़े डाटा सेंटर मार्केट है उसमें 3 भारतीय हैं, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 3 इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। भारत में सबसे बड़े डेटा सेंटर मार्केट के रूप में है ये। अच्छा, ये भी कहा गया आगे कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग जो है वो हाई रेट से विकास के पथ पर चल रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा, इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर पार्क की घोषणा करी थी। ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के अभी एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अचंता शरत कमल, या शरत कमल अचंता, जो भी आप पढ़ो, तो ये चुने गए हैं। आईटीटीएफ एथलीट आयोग में ये पहली बार किसी भारतीय को मौका मिला हुआ है। तो इस आयोग में इनका सदस्य के रूप में चयन हो गया है। इनके तो दिन ही लौट आए हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें केवल और केवल इकलौते ये बने। ठीक है, इस बार का। इसके अलावा अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अभी एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया, उसमें भी एक ये भी थे, 10 को चुना गया था, एक ये भी थे। और अभी देखो आईटीटीएफ के एथलीट कमीशन में भी ये चुन लिए गए हैं। मतलब एक साथ बैक टू बैक खुशखबरियां इनके घर पर पहुंच रही हैं। 8 एथलीट जो हैं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया से चुने गए हैं। 2022 से 2026 तक यानी 4 साल के लिए आयोग के लिए काम करेंगे। उनमें से एक ये भी हैं अचंता शरत कमल, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस की जब भी बात आती है मैं जरूर बताता हूँ आपको। एक और भारत की जो स्टार खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो वो टेबल टेनिस से है। अच्छा, अब अजंता शरत कमल की बात आ ही रही है, इतना ज्यादा पॉपुलर हुए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के? चेन्नई, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये सारी अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिल जा रही है इनको। ये कॉमनवेल्थ गेम में अकेले 7 बार गोल्ड जीत चुके हैं।
इसके अलावा 3 बार ये सिल्वर जीत चुके हैं और 3 बार ये ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। ये समझ लो किसी एक देश का मेडल टेबल में इतना मेडल आता होगा, लेकिन ये अकेले एक खिलाड़ी की अचीवमेंट है। 7 बार ये गोल्ड जीत चुके हैं, 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ में केवल। और इसके अलावा ये 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं एशियन गेम्स में और 2 बार ही एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तब इनको इतनी अचीवमेंट मिल रही है और भारत का सर्वोच्च खेल का सम्मान खेलचंद पुरस्कार मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मिला है। हाल में किसे नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, राजीव कुमार जी, इनको नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है कि आप जाओ एक ऑब्जर्वर बन करके, सुपरवाइजर बन करके, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बन करके नेपाल का चुनाव जो है उसको निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाओ। तो इसके लिए इनवाइट किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इनवाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर एज नेपाल गोज टू द पोल्स। तो इनको 20 नवंबर 2022 को जब चुनाव हो रहा होगा वहां पर, तब इनवाइट किया गया है। 18 से 22 नवंबर तक ये नेपाल में होंगे। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके अंडर में आते हैं 2 चुनाव आयुक्त, लेकिन एक ही है, अभी एक सीट अभी वैकेंट है। एक जो है वो कौन है? वो है अनूप चंद्र पांडे जी। कौन है? अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। वैसे भारत में चुनाव आयोग की जब भी बात आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की, समझिएगा 324 में भारत में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी। 1993 के बाद से ये 3 सदस्यीय कर दिया गया। इसके पहले ये 1 सदस्यीय हुआ करता था। और बाकी नेपाल के बारे में तो आप जानते ही हो। नेपाल की जो मुद्रा होती है वो नेपाली रुपया होती है, यानी रुपया वहां की भी करेंसी है। राजधानी काठमांडू है, जहां पर अभी भूकंप भी आया हुआ था। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं करंट टाइम पर, वो विद्या देवी भंडारी जी हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शेर बहादुर देउबा हैं। ठीक है, चलिए ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो अब ये राजस्थान द्वारा दिया जाता है। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 25 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार मिला। एक को मिला दोस्तों क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। अगर आपको याद हो वो वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके सारे जितने भी नेशनल रैंकिंग है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, भारत की रैंक है, उसमें बता देना है आपको। ठीक है, कोशिश करना जितना भी याद हो लिखने की। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी आप बताएंगे कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, वो आप जा करके सॉल्व कर लेंगे। टेलीग्राम पर वन लाइनर मिलता है तो आप क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।